नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों की आज की वीडियो का टॉपिक है अष्टादश अध्याय वमन विरेचन विधि। दोस्तों यहां से हम पंचक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, जो सभी बच्चों का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है कि पंचक्रम स्टार्ट कीजिए, आगे की 18वां चैप्टर बनाइए, आगे बढ़िए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वमन विरेचन विधि। इस अध्याय से आचार्य ने पंचक्रम विधि प्रारंभ की है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने 1 से अध्याय 17 तक के वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। जिनको ये वीडियो एक साथ नहीं मिल रहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9929189009, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे मोबाइल नंबर और आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। जिसको एक साथ वीडियो नहीं मिल रहे, कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर मैंने हटा दिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, ठीक है। सबसे पहले वमन विरेचन विधि बताई गई है, ठीक है। तो पंचक्रम विधि में सबसे पहले कौन सी बताइए? वमन और विरेचन। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि वमन ही क्यों बताया गया है, विरेचन क्यों नहीं बताया? पहले हम विरेचन भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन वमन ही क्यों बताया गया? इसका भी रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और संशोधन से लाभ, बुद्धि बल धातु बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है। संशोधन है यानी पंचक्रम से अपन क्या करा रहे हैं? संशोधन ही तो करा रहे हैं पंचक्रम से। तो इससे क्या बढ़ रही है कि भाई बुद्धि बढ़ेगी, शरीर में बल बढ़ेगा, धातु बढ़ेगी और अग्नि बढ़ेगी। जब अग्नि बढ़ेगी, धातु बढ़ेगी, शरीर में पुष्टि आएगी, सभी कार्य संपन्न होंगे और अच्छी तरीके से आदमी व्यक्ति की उम्र भी बढ़ेगी। उसी तरीके से आयु का मतलब संतर्पण होता है, आयु उसमें आगे बढ़ती है। अब क्वेश्चन था अपना कि वमन को पहले क्यों ले गए। आप सभी को पता है कि वमन का स्थान वक्ष प्रदेश में होता है, हृदय से ऊपर की ओर। तो उसको निकालने के लिए मुख सबसे आसान मार्ग होता है, तो मुख से आरामी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले क्योंकि ऊपर ही ऊपर कौन सा है? कफ। तो कफ की सबसे ज्यादा श्रेष्ठ चिकित्सा कौन सी है? वमन। तो इसलिए वमन हम पहले स्टडी करते हैं। ये बात आप जब चरक चिकित्सा स्टडी करोगे, ठीक है, उसमें आपको बताई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है 5 से 10 नंबर का। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे अष्टांग हृदय में 90 नंबर थे, 90 प्लस, और इसी तरह के प्रेजेंट तरीके जिस तरीके से मैंने एग्जाम दिया था वही मैं आपको बताऊंगा। वमन कफज रोगों की प्रधान शोधन चिकित्सा है। तो यहाँ पे बोला है प्रधान शोधन चिकित्सा। एक होती है समन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा का मतलब है जो भी कोई रोग उत्पन्न हो रहा है उसको शरीर में ही शांत कर दो, और शोधन चिकित्सा का मतलब है कि जो रोग उत्पन्न हो उसको शरीर से बाहर निकाल दो, ताकि शरीर शुद्ध हो जाए, संशोधन हो जाए शरीर का। अपन एलोपैथी जब टैबलेट लेते हैं, गोली लेते हैं, तो वो होती है एक तरीके से समन चिकित्सा। और किसी भी चीज को काट कर शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वो होती है शोधन क्रिया। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में शोधन के नाम से होती है वमन, विरेचन, वस्ति, 3 जितने भी होते हैं, रक्त मोक्षण और नस। और जो समन चिकित्सा है उसमें होता है घी, तेल और मधु का, मधु यानी शहद का उपयोग होता है। तो अपन बात कर रहे हैं वमन की आज। तो कफज रोग की प्रधान शोधन चिकित्सा है, कोई बात नहीं है समझाने की, आपको समझा दिया। कफज का स्थान उर प्रदेश है। उर प्रदेश यानी हृदय से ऊपर वाला, जो अपना चेस्ट रीजन है, छाती वाला रीजन है, ठीक है। सिर वाला प्रदेश है, तो छाती वाला रीजन प्लस सिर, तो वो कफ का प्रदेश है। कफ को इसके समीपस्थ मार्ग, क्योंकि यहीं पे इसका प्रकोप होता है, यहीं पे ये निवास करता है। जब इसको मतलब दूषित हो जाता है किसी कारणवश, तो इसके समीपस्थ मार्ग अर्थात मुख से बाहर किया जाता है। मतलब मुख से मतलब वमन यानी उल्टी के माध्यम से। एक तो होती है रोग हो जाता है कि भाई छर्दी हो गई, बार बार उल्टी आ रही है, वैसे नहीं, वो तो एक तरीके से रोग है, अपन प्रेरित कर रहे हैं, इसको बाहर निकालवा रहे हैं, तो ये क्या है? वमन के माध्यम से बाहर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है भाई वमन से साध्य रोग, मतलब वमन से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं? क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, वमन साध्य रोगों को लिखिए। तो आपको लिखना है कफज विकार। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वमन की श्रेष्ठ चिकित्सा किसकी है? कफज की। भाई कफज विकारों में ही तो वमन गिराया गया था, तो इसके पहला पॉइंट तो हो गया बिगर सोचे समझे कफज विकार। फिर है ऊर्ध्व जत्रुगर्त रोग, स्तन्य दोष रोग, कोष्ठ, प्रमेय, यक्ष्मा, अधोगामी रक्तपित्त। अधोगामी रक्तपित्त का मतलब है गुदा मार्ग से रक्त का निकलना, ठीक है।
अतिसार, अतिसार और अधोगामी रक्तपित्त में गुदा मार्ग से द्रव बाहर निकलता है, तो इसकी चिकित्सा क्या बताइए? बमन, उसको उल्टी कराई जाए, मतलब उससे ऊपरी मार्ग से औषध बाहर निकाली जाए, जो भी रोग है उसको बाहर निकाला जाए, तो ये रोग ठीक होंगे। नवजवर, उन्माद, पांडु, ये नवजवर, उन्माद, पांडु है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि बमन साध्य रोग में नवजवर, उन्माद और पांडु तीनों रोगों का आता है, क्योंकि ये लाइन है ना जो पीजी में आई हुई है। ओके, अब अगला आता है सलीपद, ग्रंथि, अपची और विसर्ग। ये रोग आपको याद करने ही है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना आप कुछ कर सकते। जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना ही है कि बमन साध्य, बमन से ठीक होने वाले रोग है। पहला कपज विकार, दूसरा ऊर्ध्व जत्रु रोग। ऊर्ध्व जत्रु रोग का मतलब है जितने भी सिर प्रदेश के रोग हैं, जितने भी मतलब अपने वक्त प्रदेश के रोग है वो, ठीक है। स्तन्य दोष, क्योंकि स्तन्य दोष अपने स्तन्य कहाँ पाए जाते हैं? स्तन्य यही तो पाए जाते हैं वक्ष प्रदेश में, इसलिए स्तन्य दोष। कुष्ठ, प्रमेय, यक्षमा और नवजवर, उन्माद, पांडु, ये आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये लाइन 3 का और ये 3, ये जो 6 है ना इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अधोगामी रक्तपित्त और अतिसार का वर्णन क्यों आया है यहाँ पे, क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि अगर अपन इनमें अतिसार और अधोगामी रक्तपित्त में पहले ही गुदा मार्ग से द्रव बाहर निकल रहा है, अगर अति विरेचन कराएंगे तो और ज्यादा मात्रा में निकलेगा, इसलिए उसकी विपरीत चिकित्सा की जाती है, तो मुख से बाहर निकाला जाता है। ओके, और ये 6 कुष्ठ, प्रमेय, यक्षमा, नवजवर, उन्माद, पांडु, ये आपको याद रखनी है। सलीपद, ग्रंथि, अपची, विसर्प, ये लास्ट में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो याद कर पाएगा। अब आता है क्वेश्चन बमन असाध्य रोग। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि बमन असाध्य रोग क्या है, किन किन रोगों में बमन नहीं कराना चाहिए। अपन क्लिनिक पे बैठ के प्रैक्टिस करने लग गए, कोई पेशेंट आया और अपन ने बीकर कुछ सोचे समझे उसको बमन भेज दिया, और मान लो इन पेशेंट ये सारी रोग हुए, तो उसको कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे, आपकी क्लिनिक चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बमन असाध्य रोग मतलब बमन से ठीक होने वाले रोग नहीं है। वातज रोग, वातज रोग बमन से ठीक नहीं होंगे। आमज रोग, आमज इन जो आम के बने हुए हैं, आमज रोग क्यों नहीं ठीक होते? आमज रोग का मतलब ये है कि आमज रोग में अग्नि मंद होती है, और जब बमन कराते हैं तो अग्नि और ज्यादा मंद हो जाती है, तो इसलिए आमज रोग। अजीर्ण का वही सेम कॉन्सेप्ट है। करस, स्थूल और अति अग्नि, तीनों में भी आपको नहीं कराना चाहिए बमन। हृदय रोग और छत पीड़ित, हृदय रोग क्योंकि हृदय रोग में बमन में ज्यादा जोर की जरूरत पड़ती है व्यक्ति में बल, और छत पीड़ित जिसका पूरा बल क्षय हुआ हो उसमें भी बमन नहीं कराना चाहिए। कृमि कोष्ठ, गुल्म, उदर रोग और उधावर्त, जो वायु के रोग है, मतलब एक तरीके से बात से संबंधित है। उदर रोग पेट से संबंधित, गुल्म मतलब गांठ का गोला होता है। कृमि कोष्ठ, कृमि से जो रोग होते हैं इनमें भी अपन को बमन नहीं कराना चाहिए। प्लिया रोग, तीम्र और मूत्रघात, ये भी याद है। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं अब जीर्ण ज्वर और बस्ती के बाद। वहां पे आया था कि भाई बमन साध्य रोग है नवजवर, कि नवजवर मतलब जो नया नया ज्वर होता है उसमें अपन बमन करा सकते हैं। लेकिन जो जीर्ण ज्वर है, कोई बहुत से पेशेंट आते हैं मुझे तो 6 महीने से ज्वर है, मुझे तो 1 साल से ज्वर आता है, छोटा छोटा हल्का हल्का बुखार आता रहता है, और बस्ती के बाद, इनमें आपको बमन नहीं कराना चाहिए। ये तो हो गई बात यहाँ तक कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आज की वीडियो में, बमन साध्य रोग कौन से हैं और दूसरा क्वेश्चन था बमन असाध्य रोग कौन सा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बमन विधि। जब क्वेश्चन आता है कि बमन विधि को सविस्तार से समझाइए, आपको किस तरीके से आंसर देना है, किस तरीके से आपको लिखना है, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बमन विधि अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, यहाँ तक धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, धन्यवाद। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो। धन्यवाद।